Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue our class 11th history, chapter 11, A Path to Modernization. My dear student, in this chapter we are going to read about the development of the Japan. We had already discussed about the previous topic which clearly explained that process of the development of the Japan, education facility, medical facilities, the political system that has changed time to time, voting rights for women, and how Japan became imperial power. These all points that has discussed by us in our online class in the video also. Today we will focus the topic after defeat re-emerging as a global economic power. After defeat, it means China, so it means Japan that has defeated by America. Atomic bomb explosion, atomic bomb that was the major casualty which happened in Japan during 1945 Second World War. After Second World War, जापान हैव टू बैक, उसे वापस आना पड़ा, उसे तीखी हार मिली और उसका परिणाम ये हुआ कि जापान जो एक शक्तिशाली देश था, जो एक पावरफुल कंट्री थी, अब वो अपनी उस स्थिति को बना के न रख सकता। जापान की हार के बाद जापान में कई सारे सुधार हुए। 1943 में एक वहाँ पे संगोष्ठी हुई, टॉपिक ही था आधुनिकता पर विजय, इसके पहले वाला टॉपिक। तो उसमें उन्होंने उन चीज़ों पे चर्चा की जो जापान के डेवलपमेंट में बाधक बन रही थी। कैसे जापान उन पुरानी चीज़ों से बाहर निकल सके, कैसे जापान एक डेवलप कंट्री बन सके, इस पे चर्चा हुई। हमने प्रीवियस टॉपिक में आपको कुछ नाम लिए थे, आपको याद होगा। मोइरो साबुरो, मोरोई साबुरो, मोरोई साबुरो ने, जो एक म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, उन्होंने बताया कि संगीत सिर्फ इंद्रियों के सुख के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा का एक तरीके से क्या है, आत्मा की कला के रूप में उन्होंने म्यूजिक को बनाया। उन्होंने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लिया और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के सहारे जापानी म्यूजिक को एक नई ऊंचाई दी। प्रोटेस्टेंट सुधार, रैनसा और नेचुरल साइंस के डेवलपमेंट ने जापान की डेवलपमेंट को एक नई दिशा और गति दी। हार के बाद एक वैश्विक शक्ति के रूप में जापान उभर के सामने आया। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें संयुक्त बलों के हाथों एक अलायंस फोर्स के हाथों जापान की हार हुई और युद्ध खत्म होने के बाद जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, उसके परिणाम के फलस्वरूप जापान की आर्थिक व्यवस्था बड़ी ही कमजोर और दयनीय हो चुकी थी। अब यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया, लेकिन अन्य लोगों का यह मानना था कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस और दुख दर्द का तांडव हुआ वो पूरी तरह से अनावश्यक था। अमेरिका को इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए थे। फिर भी अमेरिका ने इस तरह का काम किया। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे 1945 टू 47 के बीच जापान का डीमिलिटराइजेशन किया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, आर्टिकल 9 लाए गए जिसमें युद्ध न करने की नीति जापान के ऊपर थोप दी गई। ये कुल मिला जुला के जापान के ऊपर एक तरीके से फाउंडेशन लगा दी गई। और युद्ध के बाद 1946 में पहली बार वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले। इस तरह से जापान एक नई शक्ति, आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा था। मैंने जाइबित्सु का नाम लिया था। अब
आर्थिक शक्ति के रूप में जायबुत्सु सिर्फ एक कंपनी का एकाधिकार जापानी अर्थव्यवस्था पे नहीं रहा, बल्कि छोटे छोटे कई सारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म के फलस्वरूप कंपनियां स्थापित हुई, इंडस्ट्री बनी और जापान एक नए तरीके से विकसित हुआ। और यहां से आपने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेज एंड री इमर्जिंग इकोनॉमी of the Japan play very important role in the development of the Japan but to modernization. That is the very important things which you have to understand. आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। The rapid rebuilding of the Japan economy after the Saturn defeat was called a post-war miracle. But it was more than that of it was formally rooted in its history. ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। हमने कहा कि जापान कितनी भयंकर हार हुई, उसके बाद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को कितनी तेजी से स्थापित किया, अपने को मजबूत बनाया। That was called the post-war miracle. कि ऐसा कैसे हुआ कि जापान ने अपने को इतना सशक्त तरीके से मजबूती से उभारा। It was more than that. It was firmly rooted in its long history. The constitution was democratized only now, but the Japanese had the historic traditions of the popular struggle and the intellectual engagement with the how to broaden the political participation. चीजें हमने चर्चा किया, हमने देखा कि किस तरीके से जापान ने युद्ध के बाद अपने देश का विकास किया। एक तरीके से चमत्कार था, लेकिन ये चमत्कार से कहीं अधिक था। उसकी जड़ें जापान में लंबे इतिहास में नहीं थी। जापान में उन लोगों के बीच अपने देश के प्रति लॉयल्टी, अपने देश के प्रति जो पैट्रियटिज्म थी, ये जो गहरी रूट उनकी थी, ये उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया। संविधान के औपचारिक स्तर पर गणतंत्र के रूप में स्थापना, लेकिन जापान में जो डेमोक्रेटिक आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही। लोग ये चाहते थे कि राजनीति में प्रबुद्ध लोग आए, राजनीतिक सुधार हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म हो। ऐसा हुआ। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। After defeat, re-emerging as a global economic power, Japan's attempt to carve out the colonial empire ended with its defeat by the Allied force. It has been argued that the nuclear bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki to shorten the war, but others think the immense destructions and suffering it caused were the unnecessary under the US-led occupations 1945 to 47. Japan was demilitarized and a new constitution introduced. This had Article 9, the so-called no war clause, that renounced the use of war as an instrument of state policy. Agrarian reform, the re-establishment of trade unions, and the attempt to dismantle the jaibitsu or large monopoly houses that dominated in Japanese economy were also carried out. Political parties were revived, and the first post-war elections held in 1946, where women voted for the first time. Japan
हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उसकी वापसी हुई। जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिश संयुक्त बलों के हाथों, एलाइज कंट्री के हाथों हार कर समाप्त हो गई। यह तर्क दिया गया कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय बम गिराए गए, परमाणु बम गिराए गए, एटॉमिक बम गिराए गए। लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर जो विध्वंस, दुख, दर्द का तांडव हुआ वो पूरी तरह से अनावश्यक था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का डीमिलिटराइजेशन कर दिया गया और वहाँ पे एक नया संविधान इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इस नए संविधान के आर्टिकल 9 के अनुसार तथा कथित युद्ध न करने के वाक्यांश, आर्टिकल 9 द सो कॉल्ड नो वार क्लास, युद्ध न करने की बात की गई। युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल पूरी तरीके से रोक दिया गया। आर्टिकल 9 के तहत अब जापान चाह के भी युद्ध नहीं कर सकता था। ये जापान के संविधान में आर्टिकल 9 डाल दिया गया। अग्रगैन रिफॉर्म शुरू किए, कृषि सुधार, व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन और जापानी अर्थव्यवस्था में जाइबात्सु यानी बड़ा एकाधिकार कंपनियों की पकड़ को खत्म करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। अब कोई एक बड़ी कंपनी जापान की पूरी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया, पॉलिटिकल पार्टीज रीमर्ज्ड अगेन, और युद्ध के बाद पहले चुनाव 1946 में हुए, 1946 में हुए। इसमें पहली बार महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया गया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया है। लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक था। इसकी जड़ें जापान के लंबे इतिहास में निहित थी। संविधान को औपचारिक स्तर पर गणतांत्रिक रूप में इसी समय दिया गया, लेकिन जापान में जनवादी आंदोलन और राजनीतिक भागीदारी का आधार बढ़ाने में बौद्धिक सक्रियता की ऐतिहासिक परंपरा रही। युद्ध से पहले के काल का सामाजिक संबद्धता को गणतांत्रिक रूप के बीच सुदृढ़ किया गया। इसके चलते सरकार, नौकरशाही और उद्योग, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड इंडस्ट्री के बीच एक करीब रिश्ता कायम हुआ, एक मजबूत रिश्ता कायम हुआ, एक रिलेशंस बने। अमेरिकी समर्थन और साथ में ही कोरिया और वियतनाम में जंग से जापानी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद मिली। माय डियर, द रैपिड rebuilding of the Japanese economy after the shattering defeat was called a post-war miracle. But it was more than that. It was firmly rooted in its long history. The constitutions was democratized only now, but the Japanese had historic traditions, popular struggle, and intellectual engagement with how to broaden political participation. The social questions of the pre-war years were strengthened, allowing for a close working of the government, bureaucracy, and industry. US support as well as the demand created by the Korean and the Vietnamese war also helped the Japanese economy. My dear, the other reform, we should never forget that it was a time when Japan re-emerged himself as a economic power.
as a developed country. The Korea War, the Vietnam War also helped the Japanese economy. My dear, 1946, that was a time when the Olympic held in Tokyo marked a symbolic coming of age in much the same way the network of the high speed Shinkansen or bullet trains started in 1946, which ran at 200 miles per hour. How it is 300 miles per hour? Now it is 300 mile per hour. शिंकासेन 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी, आज वो 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगी. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. द ट्रेन स्टार्टेड इन 1964. In India, train started 1853, but the speed of our train in the large part of our country, it is 120 kilometers per hour. Except some bullet trains, India one of the largest train and transportation in India. I mean to say that भारत एक जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन का जो ये जाल बिछा हुआ है वो दुनिया के बड़े देशों में से एक है. लेकिन आज भारत के पास सिर्फ कुछ जगहों पे बुलेट ट्रेन को छोड़ के पूरे भारत में आज भी ट्रेन 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ती हैं. 100 साल पहले, 120 साल पहले हम लोगों ने ट्रेन चलाई जापान से, लेकिन आज भी हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन, फिर भी हम एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे हैं. कहते हैं कि 1964 में जापान में ओलंपिक हुआ. टोक्यो में जो ओलंपिक खेलों में जापान ने मेजबानी की, वो जापान की परिपक्वता में चोटी का ही प्रतीक बनकर सामने आई. इस तरह से तेज गति वाली शिंकासेन यानी बुलेट ट्रेन का जाल भी 1964 में शुरू हुआ. इस पर रेलगाड़ी 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, अब 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है. यह भी जापानियों की क्षमता को दर्शाती है. वे नई टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में उतार सके. 1960 के बाद नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ. बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का विरोध किया गया. कैडमियम का जहर, जिसके चलते बड़ी ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक प्रॉब्लम जापान के लिए बनती जा रही थी. मिनीमाटा की खाड़ी में कैडमियम के लीकेज से वहाँ पे एक भयंकर रोग हुआ. इसके बाद 1960 के डिकेड्स में मिनीमाटा के में पारे के जहर फैलने से 1970 की डिकेड्स के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण फैल गई. ये भी एक समस्या का कारण बनी. जमीनी स्तर पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इस समस्या को पहचानने के साथ ही हताहतों के लिए मुआवजा देने की मांग की. सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों में स्थिति बेहतर हुई. 1980 की डिकेड्स के मध्य पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए. आज एक विकसित देश के रूप में यह अग्रगामी विश्व शक्ति की अपनी हैसियत को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीतिक और प्रौद्योगिक क्षमताओं का इस्तेमाल करने की चुनौतियों का सामना कर रहा है. माय डियर, कहता है कि द 1960 saw the growth of civil society movements as industrialization had been posed with utter disarray to its effect on health and environment. Cadmium poisoning, which led to the painful disease, was an early indicator, followed by mercury poisoning in Minamata in the 1960s, and the problems caused by
air pollution in the early 1970s. The grassroots pressure groups began to demand a recognition of this problem as well as the compensation for the victim. Government action and new legal regulations helped to improve condition. From the mid 1980s, there has been an increasing decline in interest in the environmental issues as Japan enacted some of the strict environmental controls in the world. Today, as a developed country, it faces the challenge of the using its political and technological capabilities to maintain its position as a leading world power. आज जापान विश्व की एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक ताकतवर देश के रूप में उभरा क्योंकि उसने 1990 तक आते आते विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण नियंत्रण जापान में अमल में लाए गए। आज एक विकसित देश के रूप में यह आधुनिक विश्व शक्ति की हैसियत से जापान ने अपने को स्थापित किया है। पॉलिटिकल पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, ये अपनी कैपेबिलिटी का प्रयोग करके वो अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा है। स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास आई वाज डिस्कस दैट कि जापान द डेमोग्राफी दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्री। फोसा मैग्मा की ज्वालामुखी श्रृंखला, दिन में कई बार अर्थक्वेक का आना, अधिकतर क्षेत्र माउंटेनियस या हिल होना, पहाड़ी क्षेत्र का होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी तरह से जापान को एक नए स्वरूप में उभार लेती है। जापान के डेवलपमेंट में शिंकासेन, वो शक्तियाँ किस तरीके से जापान में 1960 के डिकेड्स में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ, किस तरह से 1960 के डिकेड्स में मिनीमाटा खाड़ी में पारे का जहर फैला, लोगों में नेचर के प्रति अवेयरनेस आई, 1970 के डिकेड्स में हवा में जो प्रदूषण फैली उससे होने वाली जो आम जनमानस के स्वास्थ्य पे प्रभाव था, उन चीज़ों के आधार पे अब जापान में ऐसे कानून बनने लगे कि जो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट तो हो लेकिन वो मानव के स्वास्थ्य की कीमत पे हो ये उन्हें स्वीकार नहीं था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से जापान का विकास आपके सामने दिखाई देता है। शहरों का विकास, नगरों का विकास ऐसी विकट परिस्थिति में और इतना जल्दी होना निश्चित रूप से एक चमत्कार ही था। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।